नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करूंगा मैं अपने प्यारे प्यारे मुकेश अंबानी जी की। मैं रात में सोच रहा था कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई चीज़, कोई संस्था, कोई समाज बहुत कुछ देता है, आपकी हैसियत बना देता है, आपका एम्पायर बना देता है, तो पलट के आप क्या देते हैं? आपका भी मन करेगा कि हम उस समाज को, उस संस्थान को बेहतर बनाएं। देश के नंबर 2 के आप पैसे वाले बन गए तो आपका क्या दायित्व है कि इस देश को हम आगे ले जाएं, दुनिया में दिखाएं कि हम भारत लोकतांत्रिक देश है। पूरी दुनिया में यह संदेशा देने के लिए हम दिन रात एक कर दें कि ये वो देश है जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार से रहते हैं। यही तो होना चाहिए। आप मुझे बताइए, यही तो होना चाहिए। जो देश ने आपको दिया उसको वापस करने का, उसका एहसान उतारने का यही तो तरीका होना चाहिए। मगर हो क्या रहा है? अंबानी जी क्या सोच रहे हैं, आज मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं। पहले 4 लाइनें उनके विषय में कुछ बोलने से पहले, और बड़े गौर से सुनिएगा। मैं दहशतगर्दा मरने पर बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्दा मरने पर बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पर रखी हैं। यह वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। आज के दौर में देश के ज्यादातर टीवी न्यूज चैनलों पर कारपोरेट का कब्जा हो गया है। अब वो दौर नहीं रहा जब आज तक की कमान एसपी सिंह, न्यूज 18 की कमान राजदीप सरदेसाई, जी न्यूज की कमान सतीश के सिंह, या फिर एनडीटीवी की कमान प्रणव राय जैसे देश के नामचीन पत्रकारों के हाथ में हुआ करती थी। मन करता था चैनल देखने का। ये सभी नाम तब ना केवल चैनल हेड हुआ करते थे, बल्कि तब के दौर में इनके सामने किसी चैनल मालिक की हिम्मत नहीं होती थी कि वो चैनल के संपादकीय डेस्क पर के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कल्पना भी कर सके। मगर अब दौर दूसरा है। किसी चैनल के मालिक को सरकार से बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, किसी को पेट्रोलियम सेक्टर में रियायत लेनी है, किसी चैनल मालिक को राज्यसभा जाना है, तो किसी और को कोई धंधा करना है। और इन सब के लिए सरकार की चापलूसी करने का सबसे बढ़िया माध्यम बन गया है इनके अपने न्यूज चैनल। लिहाजा भूल जाइए कौन चैनल हेड है और कौन एडिट डेस्क पर बैठकर एजेंडा सेट करता है। अब इन सब की कोई हैसियत, कोई औकात बची नहीं है। अब ये लोग सिर्फ या तो वहां पर अपना जमीर बेचकर नौकरी कर रहे हैं, या इनके लिए जमीर शब्द का इस्तेमाल करना ही जमीर शब्द का अपमान करने जैसा है। एक देश के जाने माने एंकर, वो तो बिपिन रावत जैसे देश के इतने बड़े सपूत की मौत पर, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद दारू पीकर नेशनल चैनल पर एंकरिंग करने बैठ गए, बहकी बहकी बातें लाइव शो में करने लग गए। वहीं तिहाड़ जेल में वसूली के आरोप से वापस आए एक पत्रकार, जो कभी करेंसी नोट में 2000 के नोट में चिप लगवा रहे थे, जो मोरबी हादसे में मरने वाले लोगों को हादसे का जिम्मेदार बताने की गिरी हुई हरकत कर रहे थे, वो आज तक जैसे चैनल के स्टार बॉय हैं, पोस्टर बॉय हैं, हर जगह फोटो उनका लगता है। लेकिन इन सब के पीछे इन एंकर और इन एंकरनियों से ज्यादा इनके मालिक जिम्मेदार हैं, जिनका या तो किसी चैनल में पूरा मालिकाना हक है, या फिर ये लोग किसी भी चैनल की अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदकर बैठे हुए हैं। गनीमत है कि ऐसे चैनल स्वतंत्रता संग्राम के दौर में नहीं हुए, वरना तब तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ब्रिटिश इंडिया टूटा था। ये लोग तो धर्म और क्षेत्रीयता के नाम पर कम से कम 50-60 देश बनवा चुके होते। दरअसल आज मैं बात कर रहा हूं उन चैनलों की, खासतौर से अंबानी के चैनलों की, जिनके ऊपर पूरी तरह से धीरू भाई अंबानी के बड़े साहबजादे मुकेश अंबानी का कब्जा है। इनके चैनल की हालत यह है कि इतने बड़े झूठ परोसने में लग जाते हैं कि राजस्थान की पुलिस इनके एंकर को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पहुंच जाती है, और तब योगी जी की पुलिस इनके बचाव में खड़ी हो जाती है। इनके चैनल के प्रोग्राम के थंबनेल आप देखेंगे तो आपको यह भ्रम होने लगेगा
कि यह दुनिया के सबसे झूठे लोकतंत्र का न्यूज चैनल है या नॉर्थ कोरिया जैसे किसी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा है। कई बार तो इंसान को अपने नागरिक बोध होने पर शर्म आने लगती है। रोज रोज दंगे का माहौल बनाया जाता है। कुछ कथित बाबा और कुछ कथित मौलवियों को भाड़े पर बुलाकर मुर्गों की तरह लड़ाया जाता है और फिर लोगों के दिल और दिमाग में जहर भरने का खेल खेला जाता है। और ये सब उन अंबानी के चैनल में हो रहा है जिनके औद्योगिक साम्राज्य के बने रखने के लिए जो सबसे बड़ी और जरूरी चीज है वो है शांति, लेकिन उनके अपने चैनल इन शांति के लिए दुश्मन बने हुए हैं। आज की तारीख में अमन चोपड़ा, अमीश देवगन और भी तमाम एंकर जो अंबानी साहब के चैनल में बैठकर जहर उगल रहे हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब को जानकारी नहीं है, सब कुछ उनकी जानकारी में है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उस शॉर्ट टर्म गेन के आगे लॉन्ग टर्म लॉस दिखाई नहीं देता। अब चूंकि देश का माहौल ही ऐसा बनता जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि अंबानियों के ऐसे बड़े बड़े कारपोरेट हाउस के खिलाफ आग उगलने वाली पार्टियां ही देश के लोगों के बीच पसंदीदा पार्टी ना बनने लगे। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद कीजिए, आपको 3 उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 उदाहरण वो हैं जब किसी खास औद्योगिक घराने के खिलाफ बने माहौल ने उस औद्योगिक घराने के मंसूबे तोड़ दिए थे। मैं आपको बताता हूं, पीछे ले चलता हूं। याद करिए 1977 का वो दौर जब बंगाल में डालमिया ग्रुप और दूसरे उद्योगपतियों के खिलाफ बात करने वाली सीपीएम बंगालियों की ऐसी पसंद बनी जिसकी नीतियों ने डालमिया की बादशाहत खत्म कर दी। 80 के दशक में वीपी सिंह ने राजीव गांधी, धीरूभाई अंबानी और बच्चन बंधु अमिताभ और उनके भाई अमिताभ, इन तीनों से एक साथ लोहा लिया था। तीनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। महारथियों के चक्रव्यूह के बावजूद वीपी सिंह ने सबको रगड़ दिया था। धीरूभाई को तो रात रात भर जांच एजेंसियों के दफ्तर, तब वित्त मंत्री वीपी सिंह के प्रकोप के कारण बिठा कर रखा गया था। ऐसे में कल्पना कीजिए यदि राजा मांडा 5 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिक जाते तो अंबानी परिवार का क्या होता। 2006 और 7 में इंडोनेशिया की सलीम ग्रुप के खिलाफ ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक ऐसा आंदोलन छेड़ा कि सलीम ग्रुप को भारी घाटा उठाकर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। इसके बाद इसी आंदोलन से उपजी ममता ने जब 2011 में राइटर्स बिल्डिंग में एंट्री मारी, उसके बाद तो सलीम ग्रुप ने दोबारा इंडिया में घुसने का सपना देखना ही छोड़ दिया। इसलिए इन सब वाक्यों के मद्देनजर रखते हुए मुकेश अंबानी को हर हालत में अपने जहरीले बोलने वाले चैनलों पर लगाम लगानी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि डालमिया या सलीम ग्रुप की तरह उनकी दुकानदारी भी भविष्य की सरकारें बंद करवाने लगे। राहुल गांधी तो खुलकर बोलने लगे कि देश को अंबानी और अडानी की सरकार से निजात दिलाने की जरूरत है। शरद पवार, नितिन गडकरी वैसे भी मुकेश अंबानी के संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। नीतीश, ममता, नवीन बाबू को उनकी जरूरत महसूस ही नहीं होती। केसीआर तो प्रधानमंत्री के साहूकार मित्रों से पहले ही परेशान है। ऐसे में उनके नफरती चैनलों की करतूतों से यदि जनता परेशान हो गई तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। आपको याद होगा इनका चैनल जब किसान आंदोलन में किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बता रहे थे तब क्या हुआ था पंजाब में? जियो के टावर उखाड़ दिए थे, जियो के स्टोर बंद करा दिए गए थे, पसीने आ गए थे। क्या अंबानी साहब को 1969 का वो दौर याद नहीं है जब कांग्रेस के युवा तुर्क चंद्रशेखर का बिरला बंधुओं के साथ झगड़ा कहां तक पहुंच गया था? ये झगड़ा तो यहां तक पहुंच गया था कि जैसे ही इंदिरा गांधी कमजोर पड़ी वैसे ही इन युवा तुर्कों ने देश के 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करवा लिया और उसमें बिरला का यूको बैंक भी नेशनलाइजेशन की भेंट चढ़ गया था। बाद में बिरला साहब अपनी खुन्नस उतारने के लिए चंद्रशेखर के खिलाफ यूपी से राज्यसभा चुनाव में उतर गए थे और वहां भी बुरी तरह मात खाए थे। ऐसे में अंबानी साहब को सोचना चाहिए कि उनके चैनलों के नफरत की खेती और किसी नेता की छवि को पप्पू बनाने का खेल इस मोड़ पर ना पहुंच जाए कि बिरला के इको बैंक की तरह अंबानी की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसको नेशनलाइज करने के मुद्दे पर लोकसभा में चुनाव होने की नौबत पैदा हो जाए।
एक व्यापारी को अपने बिजनेस की शुचिता कायम करने पर हरदम फोकस करना चाहिए, अन्यथा उनके नफरती चैनल जो उनके बिजनेस में खाने में नमक के बराबर या उससे कम ही है, कहीं ऐसा ना उनके पूरे एम्पायर का, उनके बिजनेस का कबाड़ा करना करा दें। अब आप सोचिए, एक तरफ तो उनके चैनल के एंकर दिन भर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के लिए भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा रहे हैं, वहीं उनको अपने बेटे के लिए अगर घर खरीदना था तो वो दुबई जाते हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां $80 मिलियन का महंगा घर खरीदते हैं, और ये भी हिंदुस्तान के लोगों की कमाई से उन्होंने घर खरीदा है। यहां उनके चैनल आपकी शांति भंग करने के लिए एक सूत्री एजेंडे में दिन रात लगे रहते हैं, और वहां वो मुस्लिम बाहुल इलाके में घर खरीद रहे हैं। याद रखिए अंबानी साहब, देश के भीतर जो माहौल आपके चैनलों की वजह से बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होना है। मैं लिख कर दे रहा हूं ये बात। 26/11 के हमले की वजह से सिर्फ 2 दिन के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बंद किया गया था, तब आपको हजारों करोड़ का लॉस उठाना, नुकसान उठाना पड़ गया था। लेकिन अब देश का जो स्थायी लॉस हो रहा है उसमें ना तो आपको एंटीरिया बचेगा और ना ही दुबई का महंगा आशियाना। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब देश का माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें कहीं ऐसा ना हो जाए अंबानी जी कि आपके खिलाफ आग उगलने वाली पार्टी ही देश के लोगों के बीच पसंदीदा पार्टियां ना बन जाए। ये बहुत हैरानी वाली बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं अंबानी जी, इस देश ने बहुत दिया है आपको, प्यार दिया है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, क्या फायदा मिलता है आपके चैनल में? ये जो एंकर बैठ के दिन भर नफरत की भाषा बोल रहे हैं, आपको क्या हासिल होगा? लोग भरोसा करते हैं, व्यापारियों पे भरोसा करते हैं। इसको मत खत्म होने दीजिए। ये मुल्क बचेगा तभी जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार से रहेंगे। क्या 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, क्या हम उनको सागर में फेंक आएंगे? इसी मुल्क में रहेगा, किसी की हैसियत नहीं है जो उनको इस मुल्क से निकाल दे। सभी का खून है इस मुल्क की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्यों फैला रहे हैं इस नफरत को? प्यार की बात कहिए इन अपने एंकरों से, कहिए चैनल के अपने सीईओ से कि ये नफरत बंद करो, संदेश दो प्यार का। गांधी का देश है ये, बुद्ध का देश है ये। याद रखिए अंबानी जी, बड़े से बड़ा पूंजीपति, बड़े से बड़ा तानाशाह, उसकी कब्र पे दिया जलाने वाले लोग नहीं बचे। दिलों में प्यार होना चाहिए लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, नफरत का ये खेती, नफरत का ये कारोबार बंद करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, बिहार की खबरें देखनी हो तो 4PM बिहार, और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।